बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो तो बांग्लादेश से है और उसने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। यानी पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश। श्रीलंका के हुक्मरान पहले भागे, फिर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म भाग गई और दोनों मुल्कों के अंदर अवामी इनकलाब आया। दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान से, यानी श्रीलंका की तो बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से बेहतर थीं। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं। और जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, उनकी इकॉनमी तो 40 अरब डॉलर तक पहुंची हुई है, जो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर है। और ये उस वक्त मैंने आपको बताया था जब पाकिस्तान में आज 6 अरब डॉलर पे था। तो पाकिस्तान की इकॉनमी से 4-5 गुना बेहतर उनके सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और उनकी इकॉनमी बेहतर भी है। हसीना वाजिद ने एक इकनॉमिक मॉडल पेश किया था बांग्लादेश में और बांग्लादेश की इकॉनमी को बेहतर किया था, लेकिन उन्होंने शख्सी आज़ादियाँ छीन ली थी। हसीना वाजिद ने एक डिक्टेटर की तरह डील किया था। लोग जो हैं वो अच्छी मईशत में भी ग़ुलामी नहीं चाहते, लोग अपनी आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप गौर कर दें, इमरान खान ने आज़ादी का नारा लगाया था और पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। ये बात है मार्च 2023 की, जब बहुत लड़ाई हो रही थी वहाँ कारकुनों की और बड़ी आंसू गैस चल रही थी। तो मैं जब वहाँ पे लेट नाइट, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी उस तरफ जा रहे थे, मुझे सहाफ़ियों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं ज़मान पार्क की सूरत हाल देखने के लिए और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, आप भी साथ चलें। मैंने कहा चलो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से भाग गई थी। हर तरफ आंसू गैस का धुआं था और नौजवान जो है वो रक्स कर रहे थे और आज़ादी के नारे लगा रहे थे। जितने लोग मुझे मिले रास्ते में वो आज़ादी के ही नारे लगा रहे थे और उधर से गुजरना मुश्किल था, इतनी ज़्यादा आंसू गैस थी। लेकिन नौजवानों का जोश बहुत अजीब था, आंखें सुर्ख हुई थी और ज़्यादातर लाहौर के नौजवान मुझे वहाँ पे नज़र आ रहे थे। इमरान खान साहब के घर के आसपास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान थे। तो उस दिन मैंने इमरान खान साहब से जाकर कहा था कि ये लोग आज़ादी के नारे के ऊपर बहुत संजीदा हैं खान साहब। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम भी गैर संजीदा तो नहीं है, बात तो ऐसे ही है। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब ये आज़ादी से कम किसी चीज़ पे ऐसा नहीं लगता ये लोग मानेंगे, और इस बात के बहुत सारे लोग गवाह हैं कि मैंने वहाँ पे इमरान खान साहब को उस दिन रात को ये बात कही थी। हालात बहुत ख़राब थे। तो जो आज़ादी का नारा इमरान खान साहब ने दिया, उसने देखे कैसे रिस्पॉन्ड किया। पूरे पाकिस्तान ने निकल के इमरान खान साहब को वोट डाल दिए। लोग बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, ग़ुलामी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। हालांकि उन्होंने इकॉनमी को संभाला, ऐसी पॉलिसी, ऐसी चीज़ें की, लेकिन जो एक उन्होंने इस्तेहसाल किया लोगों का, जो डिक्टेटर्स वाला रवैया अपनाया, जो लोगों को सजाएं दी, जो अपने लोगों को नवाजा और दूसरे लोगों को दबाया, जिस तरह फस्तायत और जबर का उन्होंने सहारा लिया बार बार। जब भी कोई एहतजाज करने निकलता था वो कहती थी दहशतगर्द है, मारो इसको, बागी है, इसको अंदर तुम दो। इतने इतने मुकदमात वो लोगों पे दर्ज कर देते थे। यही मॉडल, इससे मिलती जुलती चीज़ें हम पाकिस्तान में भी होते हुए देखते हैं कि एक एक बंदे पे 2-2 दर्जन मुकदमात हो जाते हैं। आज हमाद अतर थे जलसे में, उनके ऊपर 53 मुकदमात हैं। बल्कि जितने लोग भी स्टेज पे खड़े हुए थे ना, सबके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 दर्जन मुकदमात तो नॉर्मल है सबके ऊपर। इवन जो मीडिया वाले स्टेज के ऊपर लोग खड़े हुए थे, जिनमें एक मैं भी था, तो 3 दर्जन मुकदमे तो मेरे ऊपर है। तो ये रियासत ने ये किया है पाकिस्तान में। अब बांग्लादेश में लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और सिचुएशन ये थी कि 3 घंटे पहले वहाँ पे उनकी वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थी। खाना गर्म था, जो दोपहर का पका हुआ था, जिसको उन्होंने खाना था, वो पका हुआ खाना उनको छोड़ के रिज़ाइन करके भागना पड़ा अपने मुल्क से। वो इंडिया में गई हैं तो अजीत डवल ने उनको जो है वहाँ पे रिसीव किया है और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब उनका बेटा कह रहा है जी मेरी माँ जो है वो बड़ी दिल बर्दाश्ता हो गई है, वो आइंदा सियासत में नहीं आएगी। देखिए, उनका बड़ा काबिल एहतराम आदमी था शेख मुजीबुर रहमान, और बांग्लादेशी जो है वो शेख मुजीबुर रहमान से बहुत प्यार करते हैं। वो ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान की वजह से हमें आज़ादी मिली है और शेख मुजीबुर रहमान के पास वो अक्सरियत आई थी जिसके बाद ये हालात ख़राब हो गए थे। तो वो ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान उनके लिए एक फ्रीडम फाइटर है, या उनके लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कि बानी है पाकिस्तान। तो वो उसको अपने मुल्क का बानी समझते हैं। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने जो कुछ किया, जो फस्तायत, जबर और जुल्म किया, उसके नतीजे में लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के पुतले वहाँ पर तोड़े हैं, उनके मुजस्मों को गिराया और उनको जूतों से मारा। ये वहाँ पे क्यों हुआ, ये तकलीफ दे तो होगा बहुत सारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए, लेकिन ये हुआ सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों को शेख मुजीबुर रहमान से नफरत है। ये इसलिए हुआ है कि उनकी बेटी ने ऐसे कारनामे किए जिनकी वजह से लोग
शेख मुजीबुर रहमान से भी नाराज हो गए कि क्या औलाद आप छोड़ के गए हमारे ऊपर, और चौथी मरतबा वो जबरदस्ती वज़ीर आज़म बनी है। और बांग्लादेश मॉडल को पाकिस्तान में लोग कहते थे फॉलो किया जाएगा, सहाफ़ी उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते थे कि ना बांग्लादेश मॉडल लेकर आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट जैसे बांग्लादेश में एक हुकूमत बनाती है ऐसे यहाँ पे भी एक हुकूमत बनाई जाएगी, और जब यहाँ पे एक हुकूमत बन जाएगी तो फिर वो हुकूमत मईशत के लिए काम करेगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। भाई माशी इस्तेहकाम से कभी भी सियासी इस्तेहकाम या सोसाइटी के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता। हाँ, जो सियासी इस्तेहकाम है उसके साथ माशी इस्तेहकाम आ सकता है। बहुत बहुत अमीर मुल्क है जहाँ पे सियासी इस्तेहकाम बाज़ औक़ात नहीं होता, हालांकि उनके पास पैसे बहुत सारे होते हैं। तो खाना जो है वो लोगों ने आकर खाया बाद में। जो गरीब थे, जो घुस गए उस घर के अंदर, शेख मुजीबुर रहमान के या प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो लोग घुसे, उन्होंने आकर वो खाना खाया जो पकाया गया था हसीना वाजिद के लिए। वो वहाँ का सामान कैसे उठा उठा कर गरीब लोग लेकर जा रहे थे, वो मनाजिर भी हमने देखे हैं। हमने भी देखा कि 3 घंटे पहले जिस घर के अंदर वो रही थी, 3-4 घंटे के बाद वो घर जो है वो जल रहा था, आग के शोलों में लिपटा हुआ था। फिर वहाँ की फ़ौज ने एक अबूरी तरह की अपनी मंजूर नज़र किस्म की गवर्नमेंट बनाई है, वो नौजवान उस पर भी मान रहे हैं। नौजवानों ने इसके ऊपर भी ऐलान किया कि नहीं, हम आपको बताएंगे कि अब बांग्लादेश को कैसे चलाना है। यानी नौजवान इतने तंग आ गए हैं वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत से कि अब वो ना एस्टेब्लिशमेंट की बात सुन रहे हैं, हुकूमत तो उन्होंने कर दी फारिग, और फौज ने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा दफा करो, ये लड़ाई कौन लड़े नौजवानों के साथ, ये तो पूरा मुल्क सामने आकर खड़ा हो गया है और सैकड़ों लोग शहीद होने के बावजूद घर ही नहीं जा रहे। तो उन्होंने उसको वजीर आजम को, जिसको उन्होंने खुद बनाया था, उसको हाथ जोड़ के कहा तू जा इधर से, उसको सेफ पैसेज दिया, उसको निकाल दिया वहां से सजा देने की बजाय, उसको इंडिया पहुंचा दिया और खुद हीरो बन के बैठ गए कि जनाब अब हम मुल्क चलाने वाले हैं। तो नौजवानों ने कहा नहीं, ये चालाकी हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क कैसे चलेगा इसका ऐलान हम करेंगे, और मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में अब इलेक्शन होने चाहिए। खालिदा ज़िया जिनको बड़े अरसे से बंद किया हुआ है जेल के अंदर, हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालिफिन को उसी तरह जेल में बंद किया था जैसे आज इमरान खान साहब और उनके साथी जेलों में बंद हैं। तो वो जो मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ने और हसीना वाजिद ने मिलकर, वो खालिदा ज़िया साहिबा देखें चंद घंटों के अंदर बाहर आई। कल रात तक उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो बाहर आ सकती हैं। ना उनका इस तहरीक से कुछ लेना ना देना, ना उनका इससे कुछ ताल्लुक। अचानक चंद तलबा खड़े होते हैं, अपना हक मांगते हैं कॉलेज में, उसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट के ऊपर तशद्दुद हो जाता है, बाकी निकल आते हैं। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि पूरा बांग्लादेश सड़कों पे आ जाता है, लोगों की हलाकतें हो जाती हैं। लोग कहते हैं जी अब हमें बदला चाहिए, इसका बंदे पकड़ो, गिरफ्तार करो, उनसे इस्तीफे लो। फिर वो वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगते हैं और लेकर छोड़ा उन्होंने। तो ये है जी बांग्लादेश की सूरत हाल। इसको आपको मैं मजीद बताता रहूँगा, लेकिन मैंने स्वाबी में क्या देखा, क्योंकि मैं स्पेशली गया था, ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा था, क्योंकि ये जलसा फैसला करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा और ये जो हुकूमत है ये कितना अरसा और चलेगी। अगर तो ये जलसा एक मोमेंटम वाला जलसा बनता और बहुत बड़ी तादाद में लोग अंगेज होकर आते तो फिर इसका इम्पैक्ट ये है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या देखा। एक तो मैंने ये देखा, रास्ते में मैंने नोट किया, मेरे साथ और जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, हम इकट्ठे जा रहे थे गाड़ी में, तो 2-3 गाड़ियाँ थीं, तो हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि नॉर्मली ये होता है कि जब जलसे के अंदर लोग जाते हैं, मैं 18 साल से जलसे कवर कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं जवानी में जलसे जुलसे अटेंड करता रहा हूँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन 18 साल से मैं जलसे कवर कर रहा हूँ और मैंने हमेशा कारकुनों को जलसों में नाचते गाते हुए देखा है, जाते हुए। वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भंगड़े डालते हुए वो जलसों में जा रहे हैं, लोग इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन इस मरतबा हमने ये नहीं देखा, बल्कि इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों की अक्सरियत जो है वो बेचैन थी। लोगों की अक्सरियत की आंखों में देखो तो बहुत सारे शिकवे थे, लोग बेचैनी के साथ जा रहे थे, गुस्से के साथ जा रहे थे। यानी लोगों को वो जलसे के अंदर जो एक उनको खुशी होती है ना, लोग हम जलसे में जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जलसा एक मेले की तरह होता है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं था। यानी मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं, जिन लोगों को आपने स्टेज पे खड़े हुए देखा है उनकी आपने बड़ी जज्बाती तकारीर सुनी है। बहुत सारे लोग बहुत दिल से बात कर रहे थे, बड़ा जोर लगा के बात कर रहे थे। उन्होंने क्या बातें की वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप यकीन करें कि जितने जज्बात स्टेज के ऊपर थे ना, उससे कई गुना पंडाल के अंदर और जो सड़कों पे खड़े हुए लोग थे, मैंने उनको देखा है, ज्यादा जज्बात वहां पे थे। और अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो मैंने ये बात पहले भी की, मैं अब भी कर देता हूं कि ये जलसा गाह इस काबिल थी ही नहीं कि यहां पे जलसा करवाया जाता इतना बड़ा। पंजाब से इतने लोग आ गए थे कि पंडाल आराम से भर जाता। फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहां रखना था, सिंध से आने वाले, बलूचिस्तान से आने वाले, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले लोगों को कहां रखना था। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे और मैं आपको बड़े मोहतात अंदाजे में भी बताऊं
तो कुछ विजुअल्स आपने देखे होंगे जो ड्रोन शॉट्स हैं कि मोटरवे के ऊपर कम से कम मैं 10 किलोमीटर पैदल चला हूं, यानी 10 किलोमीटर पहले गाड़ी ऐसे जैम पैक होकर रुक गई थी कि एक कदम भी नहीं, गाड़ी थोड़ा सा आगे नहीं जा रही थी, 10 मीटर भी आगे नहीं जा रही थी गाड़ी। तो वहां पे गाड़ी से उतर के फिर मैं पैदल गया, लगभग 10 किलोमीटर चल के मैं इंटरचेंज पे पहुंचा स्वाबी वाले। स्वाबी इंटरचेंज से लेकर अंदर तकरीबन 7-8 किलोमीटर है और मुझे 2.5 घंटे लगे जलसागाह तक पहुंचने में, 2.5 घंटे लग गए। जलसागाह पे हम जब पहुंचे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जितने लोग जलसागाह के अंदर थे उससे 70%, यानी अगर 100 लोग थे तो उनमें से 70 लोग बाहर थे, 30 लोग जलसागाह के अंदर थे। ये जितने मनाजिर देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुश हो रहे हैं ना कि लोग लाइटें जला रहे हैं, नजर आ रहे हैं, सामने से ऐसे करके दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा एक हुजूम आ गया है, ये 30% भी नहीं था, 70% या इससे ज्यादा लोग, यानी अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 हिस्से लोगों के बाहर सड़कों के ऊपर थे। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं, आप सर्वे करवा के देख लें कि 70% लोगों ने ये पंडाल देखा ही नहीं, वो इस जलसागाह के नजदीक पहुंच ही नहीं सके। और 50% लोग ऐसे होंगे जिनके कान में जलसे की आवाज ही नहीं पड़ी। बेशुमार लोग मुझे वापसी पे ऐसे मिले जिनसे मैं पूछता रहा कि आप जलसागाह तक पहुंच सके, उन्होंने कहा जी हम पहुंच नहीं सके, हमने कोई कह रहा था मोबाइल के ऊपर सुना है, कोई कुछ कह रहा था, कोई सोशल मीडिया बता रहा था, वहां पे इंटरनेट भी बंद था, तो लोग जो दूर थे वो सुन पा रहे थे, जो करीब थे वो नहीं सुन पा रहे थे। तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन बनी हुई थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि जनाब ये तो इतना दूर ले जाके एक सोसाइटी के अंदर ये जलसा कर दिया है, लेकिन फिर मुझे ये बताया सूबाई गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा जी स्वाबी में इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं थी। उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी खुली सड़कें और इतनी ज्यादा पार्किंग, इसके अलावा हमें कहीं और मिल ही नहीं रही थी। तो हम जानबूझकर इस सोसाइटी में इसलिए आए कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे एंगेज हो जाएंगे। अब लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो अमला था ना, आप उसको ज़िले हुकूमत कह सकते हैं या पुलिस कह सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। क्योंकि मैं पैदल चल के गया तो मैंने देख लिया, लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी जो ट्रैफिक को खोलती, वहां पे कोई दीगर पुलिस नहीं थी जो उनकी मदद करती या लोगों को रास्ता बताती, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। सारा का सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया था। शायद लोगों की बहुत ज्यादा तादाद होने की वजह से, या हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी शायद कि वो पहुंचेंगे। लेकिन लोगों का पहुंचना अपनी जगह पे, लोगों का जो रिएक्शन है वो अपनी जगह पे। यानी मैंने देखा है कि लोगों की आंखों में गुस्सा था। आज लोग उस तरह जलसे में नहीं आ रहे थे जिस तरह लोगों को मैंने पहले जलसे में आते हुए देखा। हर आदमी के दिमाग में एक ही सवाल था कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, और हर आदमी अपनी पूरी उम्मीद इमरान खान से लगाकर बैठा हुआ था। और ज्यादातर लोग जो है वो बात कर रहे थे बिलों की, ज्यादातर लोग बात कर रहे थे हुकूमत की नाअहली की, ज्यादातर लोग बात कर रहे थे महंगाई की। लोग पिसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। और खास तौर पे हर आदमी इमरान खान की बात करता था कि वो बेगुनाह अंदर है, वो कब बाहर आएगा। यानी बेशुमार लोगों ने मेरे से ये पूछा। और हाँ, इमरान खान के बाद अगर लोगों ने मेरे से सबसे ज्यादा किसी एक बंदे के बारे में पूछा तो मुराद सईद के बारे में पूछा। हर बंदा ये जानना चाहता था, उन्हें लगता था शायद मुझे पता है। वो ये कहते मुराद सईद आएंगे जलसे में, मुराद सईद आएंगे जलसे में। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं तो जा रहा हूं वहां पे, मैं जाकर देखूंगा। सब पूछ रहे थे कि मुराद सईद आएंगे जलसे में। और जितने लोग भी जलसागाह की तरफ जा रहे थे वो इस उम्मीद से जा रहे थे कि चले हमें मुराद सईद शायद देखने को या सुनने को मिल जाए। लेकिन मुराद सईद वॉज नॉट देयर। मैं वहाँ गया, मैंने मीडिया वाले जो हमारा कंटेनर था उसके ऊपर से बैठ के थोड़ी देर जलसा देखा। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये जलसा ख़त्म हो गया तो मैं यहाँ से सारी रात भी यहाँ से नहीं वापस जा सकूँगा। तो जलसा ख़त्म होने से पहले मैं वहाँ से निकला और फिर हम काफ़ी दूर पैदल चलते रहे, फिर किसी से लिफ्ट ली, फिर पैदल चलते रहे, फिर लिफ्ट ली, और करते कराते फिर हम लोग बाहर पहुँचे। अपनी गाड़ियाँ हमें मिल नहीं रही थी, कभी किसी की गाड़ी में, कभी किसी की गाड़ी में। फिर अपनी गाड़ियाँ ढूंढ के उनके अंदर बैठ के फिर हम वापस पहुँचे। तो ये सुबह होने वाली है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग अब फजर का वक्त है। अब ये तो जलसा हो गया जी कामयाब। और महमूद अचकज़ई साहब ने कहा कि स्वाबी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पावर शो, हमने चोरों की हुकूमत का रास्ता रोकना है, ये महमूद अचकज़ई साहब ने कहा। और इन्होंने मुबारकबाद दी कारकुनों को कि आप लोग पूरी ताकत से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इनके अलावा जो है वो एक खिताब जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, उन्होंने कहा जी हम आएंगे अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में इस्लामाबाद आएंगे जलसा करने के लिए। डी चौक पे जलसा करूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं आऊंगा और मैं जलसा करूंगा। चोरों डाकुओं से कौम को हकीकी आज़ादी हम दिलाएंगे। इमरान खान अपने मौके पर डट कर खड़ा है, आज भी डट कर खड़ा है। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, इन चोरों और डाकुओं से अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। इमरान खान हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। ये तकारीर आपने सुनी होगी,
ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क सबके लिए, मुल्क में सबके लिए एक ही कानून हो और जल्द इमरान खान साहब आपके बीच में मौजूद होंगे, इसी तरह अगर आप डटे रहे तो। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान एक नजरिए का नाम है, हमारे कारकुनों और खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई लेकिन सब डटे रहे, ये लोग इमरान खान का बयानिया नहीं मिटा सके। जलसा में कहा गया कि तुमने इमरान खान पर क्रॉस लगाया था, अवाम ने तुम सब पर क्रॉस लगा दिया है, यह भी कहा गया। उमर अयूब साहब ने कहा कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान दरार डालना चाहती है जिसे हमने नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मईशत का जो हाल है वो मौजूदा हुकूमत की वजह से है, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस वक्त मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं है, ये असद कैसर साहब ने कहा। ये साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के। उन्होंने कहा हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्क में कोई कानून मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान के हमारे भाई एहतजाज पर हैं लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसके अलावा बन्नू और दीगर कबायली इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं और वफाक सूबे के पैसे अदा नहीं कर रहा, मगर फिर भी अली अमीन गंडापुर डटे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान इस्तकामत के साथ अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ये बात की साहबजादा हामिद रजा साहब ने। साहबजादा हामिद रजा साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये दो वो लोग हैं जिनकी पार्टी पीटीआई नहीं है, लेकिन इन्होंने पीटीआई के लोगों से बढ़ के इमरान खान साहब का साथ दिया और ये डट कर खड़े रहे हैं। यानी वफादारी की जो मिसाल कायम की जा सकती है तो वो इन लोगों ने कायम की है। हमाद अजहर साहब ने कहा कि सितंबर तक का उन्होंने टाइम दिया, सितंबर तक अगर उन्होंने इमरान खान को रिहा ना किया तो अडियाला जेल तक लॉन्ग मार्च होगा। हमाद अजहर ने कहा कि हजारों चाहने वाले आज सवाबी में मौजूद हैं, मैं आज मंजर आम पर आने का ऐलान करता हूं। हमाद अजहर थोड़ा सामने आ गए लेकिन लोग मुराद सईद साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये मसलियत है और मेरी इत्तला के मुताबिक मुराद सईद साहब को पूरी पार्टी ने मना किया हुआ है कि आप अभी सामने ना आए। उन्होंने एक दो मरतबा शायद पार्टी से रब्ता करके ये कहा भी है कि दिस इज़ द टाइम, लेकिन उन्हें मना किया गया है कि हालात ऐसे हैं, आप अभी सामने ना आए। इमरान खान साहब की खिताब चलाया गया, दो मरतबा एक इमरान खान साहब का बयान चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं ये लड़ाई कौम के लिए लड़ रहा हूँ, सारे याद रखें मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। ज़ाती लड़ाई होती तो कोई अपनी जान को खतरे में नहीं डालता, कि जिंदा रहेगा तो ज़ाती लड़ाई लड़ेगा ना। मैं अपनी जान को खतरे में सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए डाल रहा हूँ और ये मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। तो इमरान खान साहब ने सबको दावत दी थी गाड़ी में बैठते हुए, एक उनका ये क्लिप चलाया गया और एक और में इमरान खान साहब का जो कहना था कि मैं मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए नौजवानों से इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूँ। और ये जो जलसा था ये भी स्वाबी में हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, तो उस तकरीर को चलाया गया, उस पर नौजवानों ने बड़े नारे लगाए और वो मंजर जो है वो देखने वाला था। बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला मरहला जो है उसको अबूर कर लिया है, एक बड़ा तगड़ा जलसा करके, बहुत बड़ा अवामी शो करके सबको जो है वो घंटियां बजा दी हैं इन्होंने। लेकिन अब अगला चैलेंज ये है कि ये इस मोमेंटम को कायम कैसे रखते हैं। मेरी नज़र में 14 अगस्त बुध का दिन आ रहा है, शायद 14 अगस्त एक ऐसा दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगली एक्टिविटी करनी चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली एक्टिविटी करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मोमेंटम अब गेन करना है तो अगस्त के आखिर तक या सितंबर के शुरू तक शायद तहरीक इंसाफ इंतजार नहीं करेगी, बल्कि 14 अगस्त को एक एक्टिविटी करेगी। लेट्स सी 14 अगस्त को क्या करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।